अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। दुरूद शरीफ पढ़ना। अच्छा, आपने कल वो ऑटम 17 एनपीवी तक पूरा कर लिया था? कितनी एनपीवी आई? 64.54 पॉजिटिव ना? बाकी इसके बाद 6-7 लाइनें छोड़ दें। जब आईआर पढ़ाऊंगा तो इस छोड़ी हुई जगह पे वापस आऊंगा। अच्छा, ये एक सवाल इन्फ्लेशन का किया और इससे पहले शायद मैंने एक या दो सवाल या एक ही सवाल पता नहीं इन्फ्लेशन का किया था। क्या क्या कंफ्यूजन है इन्फ्लेशन से रिलेटेड? इन्फ्लेशन से रिलेटेड क्या क्या कंफ्यूजन हैं जो आप पूछना चाहते हैं? कुछ नहीं यार। हाँ जी, अच्छा, वो जब डिस्काउंट रेट बताऊंगा तब आएगी बात। अभी मैंने सिर्फ कैश फ्लोज बताया ना, डिस्काउंट रेट नहीं बताया, तो वो डिस्काउंट रेट के साथ लिंक है ये वाली बात। इन्फ्लेशन से रिलेटेड कोई कंफ्यूजन नहीं हुई सवाल में जी? डिफरेंट हो सकती है, मतलब ऐसा हो सकता है सवाल में कि ईयर 1 में 5% इन्फ्लेशन होगी, ईयर 2 में 7% होगी। हाँ, हो सकता है। नेगेटिव इंशाल्लाह नहीं होगी नेगेटिव। हाँ, वैसे हो सकता है ऐसा सवाल में कि कहे कि जी सेल प्राइस ईयर 1 में 10% बढ़ेगी, ईयर 2 में 15% बढ़ेगी, ईयर 3 में 8% कम हो जाएगी। हाँ, हो सकता है, कैलकुलेशन तो हो सकती है। इन्फ्लेशन से रिलेटेड किसी ने कुछ नहीं पूछना? कुछ नहीं? अच्छा, चले फिर मैं आपको 3-4 टिप्स बता रहा हूं, लिख लें। इन्फ्लेशन से रिलेटेड कुछ टिप्स बता रहा हूं। अगर आपको प्राइसेस स्पेसिफिकली ईयर 1 कह के दी हुई है तो इन्फ्लेशन ईयर 2 ऑनवर्ड लगेगी, जैसे कल वाले सवाल में भी किया था। दोबारा, अगर प्राइसेस आपको स्पेसिफिकली ईयर 1 की दी हुई है तो इन्फ्लेशन फिर 2 ऑनवर्ड लगेगी। अगर प्राइसेस स्पेसिफिकली ईयर 1 मेंशन करके दी हुई हैं तो फिर वो ईयर 1 की हैं, इन्फ्लेशन ईयर 2 ऑनवर्ड लगनी है। अगली बात, अगर प्राइसेस करंट हैं या टुडेज प्राइसेस हैं तो फिर इन्फ्लेशन 1 ऑनवर्ड लगनी है, मतलब 1 से ही लगनी शुरू हो जाएगी। दोबारा, अगर आपको प्राइसेस करंट कह के दी हुई हैं या टुडेज प्राइसेस हैं तो फिर 1 से ही इन्फ्लेशन लग जाएगी। तीसरी बात, अगर हम कोई नया काम शुरू करने जा रहे हैं, जैसे एक तो है ना कि एग्जिस्टिंग प्लांट है, हम उसमें एक्सपेंड कर रहे हैं, तो ये सवाल भी हो सकता है। अगर हम कोई नया प्रोडक्ट लॉन्च करने जा रहे हैं, कोई नया काम करने जा रहे हैं और उसमें जो प्राइसेस दी हुई हैं वो फ्यूचर की सेंस में दी हुई है, तो सेल प्राइस वुड भी इतनी, मटेरियल वुड भी इतना, तो फिर ये भी ईयर 1 की प्राइसेस है, ईयर 2 ऑनवर्ड इन्फ्लेट करना है। दोबारा, हम जो प्रोडक्ट एवेल्युएट कर रहे हैं, कोई नया प्रोडक्ट लॉन्च हो रहा है, कुछ नया करने जा रहे हैं, और आपको जो प्राइसेस दी हुई है, सेल प्राइसेस, कॉस्ट, वो फ्यूचर की सेंस में, सेल प्राइस वुड बी 40 रुपए, मटेरियल कॉस्ट वुड बी 30 रुपए, अब ये फ्यूचर की सेंस आ रही है ना, तो ये भी ईयर 1 की प्राइसेस है और ईयर 2 ऑनवर्ड इन्फ्लेशन करनी है। अभी भी नहीं समझ आ रही? कोई नया प्रोडक्ट लॉन्च कर रहे हैं, सवाल पढ़ के जैसे वो D44 नया एक लॉन्च कर रहे थे, कोई नया प्रोडक्ट लॉन्च कर रहे हैं और जो उस प्रोडक्ट की प्राइसेस दी हुई हैं वो फ्यूचर टेंस यूज करके दी गई है कि सेल प्राइस विल भी इतनी या वुड भी इतनी, तो फिर ये ईयर 1 की फिगर्स हैं और इन्फ्लेशन ईयर 2 ऑनवर्ड लगानी है जी। यही मतलब है मेरा कि ईयर 2 ऑनवर्ड लगानी है, मतलब इनको हम ईयर 1 की प्राइसेस लेंगे और इन्फ्लेशन ईयर 2 से लगाएंगे। तीनों बातें दोहरा रहा हूं। पहली बात मैंने ये की है कि अगर आपको प्राइसेस स्पेसिफिकली ईयर 1 से रिलेट करके दी हैं, जैसे कल वाले सवाल में थी, तो इन्फ्लेशन ईयर 2 ऑनवर्ड लगानी है। दूसरी बात मैंने की है कि अगर प्राइसेस करंट कही हुई हैं, टुडेज प्राइसेस हैं, तो फिर इन्फ्लेशन ईयर 1 से ही लगनी है।
तीसरी बात मैंने की है कि कोई नया प्रोडक्ट लॉन्च कर रहे हैं और उसकी प्राइसेस फ्यूचर टेंस इस्तेमाल करके दी हैं, विल बी, वुड बी, तो भी ये ईयर 1 की प्राइसेस मानेंगे और इन्फ्लेशन ईयर 2 से लगाएंगे। चौथी बात, अगर डिफरेंट आइटम्स के नाम लेके स्पेसिफिक इन्फ्लेशन रेट दिए हुए, मेरे ख्याल में ये चौथी वाली बात इतनी अंडरस्टूड है कि बेशक ना भी लिखें, अगर डिफरेंट आइटम्स के नाम लेके स्पेसिफिकली डिफरेंट इन्फ्लेशन रेट दिए हुए तो हर एक पे उसका रिस्पेक्टिव वाला इन्फ्लेशन रेट लगना है। जी, जैसे मैंने कल खुद जो सवाल लिखवाया था उसमें सेल प्राइस और वेरिएबल कॉस्ट और फिक्स कॉस्ट सबका अलग अलग दिया हुआ था। अगर डिफरेंट आइटम्स के स्पेसिफिकली डिफरेंट इन्फ्लेशन रेट्स गिवन हैं तो हर आइटम पे उसका जो रिलेटिव रेट है वो लगाना है, रिस्पेक्टिव रेट लगाना है। अगली बात, अगर क्वेश्चन में एक ही इन्फ्लेशन रेट है सबके लिए, अगर क्वेश्चन में सबके लिए एक ही इन्फ्लेशन रेट है और आरवी या तो कॉस्ट की परसेंटेज क्या है क्या गिवन है, जैसे सवाल में हो सकता है कहा हो कि प्लांट 100 का होगा और आरवी 15% होगी, या तो आरवी परसेंटेज ऑफ कॉस्ट कह के दी है, या फिर आरवी कही है कि टैक्स डब्ल्यूडीवी के बराबर होगी, तो आरवी को इन्फ्लेट ना करें। दोबारा, सवाल में एक ही इन्फ्लेशन रेट गिवन है एंड आरवी या तो परसेंटेज ऑफ कॉस्ट दी हुई है या फिर डब्ल्यूडीवी के बराबर कही है, जैसे कल वाले सवाल में थी, तो फिर आरवी को नहीं करना इन्फ्लेट। वो अगली बात बताता हूं। अच्छा, कल तो खैर जुमा है, तो सैटरडे से ना ये आप में से कुछ बच्चे पीपी भी कर रहे हैं, तो मैं कोशिश करूंगा कि 12:15 शुरू करके तो 1:15 छोड़ दूं क्लास। वो कई बच्चे उनके पीपी का कोई क्लास बन रहा है तो 1:15 छोड़ दूंगा, वरना अभी तो मैं 1:30 बजे तक ले जाता हूँ ना। जितने भी टाई वाले हैं मेरा ख्याल वही पीपी वाले हैं। अच्छा, अगली बात, अगर आरवी एक अमाउंट दी हुई है, जो अब तक मैं सवालों में दे भी रहा था, अगर आरवी बस एक अमाउंट दी हुई है और सवाल में इन्फ्लेशन रेट भी एक ही है जो सब आइटम्स पे लगना है, तो आरवी को भी इन्फ्लेट करना है। अगर आरवी एक अमाउंट है, पिछली बात में मैंने कहा कि आरवी की अमाउंट नहीं दी हुई, या तो कॉस्ट की परसेंटेज कह दिया है या फिर टैक्स डब्ल्यूडीवी के बराबर कह दिया है, फिर आरवी को इन्फ्लेट नहीं करना। लेकिन अगर आरवी एक अमाउंट करके दी हुई है तो फिर उसको करना है इन्फ्लेट। मैंने इसमें कहा ना अगर एक इन्फ्लेशन रेट दिया हुआ है। अगली बात बता दो, आखिरी वाली बात दोबारा बता रहा हूं, अगर आरवी एक अमाउंट दी हुई है और सवाल में एक ही इन्फ्लेशन रेट है सब आइटम्स के लिए, तो फिर आरवी को भी इन्फ्लेट करना है। यह अभी वाली बात रिपीट की है। अगली बात, अगर सब आइटम्स के नाम लेके स्पेसिफिकली इन्फ्लेशन रेट्स दिए हैं और आरवी का कोई इन्फ्लेशन रेट नहीं दिया, तो फिर नहीं करना इन्फ्लेट, तो फिर आरवी को नहीं करना इन्फ्लेट। जैसे जो मैंने कल खुद सवाल बना के कराया था उसमें सेल्स और वेरिएबल और फिक्स कॉस्ट का इन्फ्लेशन रेट बताया था, तो मैंने आरवी एज इट इज लिख दी थी।
अगर सब आइटम्स के नाम लेके स्पेसिफिक इन्फ्लेशन रेट्स दिए हुए हैं और आरवी के लिए अलग से कोई इन्फ्लेशन रेट नहीं दिया, तो फिर आरवी को नहीं करना इन्फ्लेट। और अगली सबसे कीमती बात यह है कि आपको सवाल में जो जैसे समझ आ रहा है ना, सवाल के शुरू में आप नोट लिख दें। इन्फ्लेशन के बारे में जो जो भी करना चाह रहे हैं, आप सवाल के शुरू में लिख दें नोट। इन्फ्लेशन के बारे में आप सवाल में जो भी करने लगे हैं, जो असम्पशन देने लगे हैं, तो सवाल के शुरू में वो लिख देंगे तो सेफ हो जाएगा। चलें जी, और प्रैक्टिस करते हैं। आप आइए, उस फाइल में नहीं है, एमएफए के पास पेपर्स में होगा। मैंने कल कहा भी था एमएफए के पास पेपर्स। ये जो रिकॉर्डिंग वाले बच्चे हैं, इन्होंने एमएफए के पास पेपर्स आईकैप की वेबसाइट से कर लें डाउनलोड। बुक आ जाएगी प्रिंट होके, तो उसमें तो होंगे। अभी फिलहाल आप कर लें वेबसाइट से। ऑटम 22 खोलें, ऑटम 22, सितंबर 22, उसमें क्वेश्चन 6। ऑटम 22, ऑटम क्वेश्चन 6 पढ़ ले, मैं करता हूं। ऑटम 22 जो कि सितंबर अटेम्प्ट हुआ करती है, 22 यानी 2022, उसमें क्वेश्चन नंबर 6 है। 7 से पहले नजर आ रहा होगा, नहीं 5 के बाद एक हेडिंग है सेक्शन बी, उसके बाद क्वेश्चन 6 है। इस्लामाबाद यूनिवर्स, ये देखें सब में क्वेश्चन 6 एक ही है, इस्लामाबाद यूनिवर्स के नाम से। ये पढ़ ले, मैं करता हूं। जिनको आखिरकार एहसास हुआ कि कुछ पढ़ना था शायद, तो मैं दोबारा बता देता हूं। ऑटम 22 अटेम्प्ट है एमएफए का, उसमें क्वेश्चन 6 है।
हाँ जी, कितना अच्छा लगेगा? हाँ जी, इसकी रिक्वायरमेंट में लिखा हुआ है बाय यूजिंग नेट प्रेजेंट वैल्यू मेथड डिटरमिन द डिस्काउंट रेट। ये डिटरमिन द डिस्काउंट रेट वाली बात छोड़ दें, ये जब आपको मैं आईआरआर पढ़ाऊंगा तो समझाऊंगा। अभी बस हम सिर्फ इतना कर लेंगे, बाय यूजिंग एनपीवी मेथड। ये बताएं कि ये अच्छा प्रोजेक्ट है या नहीं। इसकी रिक्वायरमेंट मैंने छोड़ दी, जब आईआरआर पढ़ाऊंगा ना तो कल वाले सवाल पे भी वापस आना है, इस पे भी वापस आना है। अभी सिर्फ हम एनपीवी निकालते हैं। सवाल की अंग्रेजी में अगर कोई पॉइंट पे एतराज है तो बताएं, तो पॉइंट समझना आयो। हम एक नया प्रोडक्ट लॉन्च कर रहे हैं ग्लेडिएटर नाम का, और पॉइंट नंबर 1, ड्यू डिलिजेंस ऑफ ग्लेडिएटर आउटसोर्स की थी। इसका मतलब ये होता है कि ड्यू डिलिजेंस है कि फिजिबिलिटी चेक कर लें सब सही है, इसको लॉन्च करना है, इसकी मार्केट में कोई डिमांड भी होगी, लोग खरीदेंगे भी, ये ड्यू डिलिजेंस है। इसको आउटसोर्स किया था और उसके लिए 250,000 देना है। पॉइंट नंबर 2 स्ट्रेट फॉरवर्ड है। पॉइंट नंबर 3 ये मैं आपको कैलकुलेशन करते हुए बताता हूं। पॉइंट 4, पॉइंट 5 ये सारी फिगर्स रियल हैं। ये पॉइंट 8 में लिखा हुआ है कि सारी की सारी प्राइसेस टुडेज रेट पे हैं, इसलिए हमने इन्फ्लेशन कब से लगानी है? ईयर 1 से। और एक ही इन्फ्लेशन रेट है सवाल में, तो इसलिए हमने आरवी को भी इन्फ्लेट करना है, और इसमें एक नई चीज आई जो पहले सवालों में नहीं थी, वो ओवरऑल कॉस्ट है, उसको भी इन्फ्लेट करना। क्योंकि सारा कुछ रियल है तो सबको इन्फ्लेट करना। और टैक्स है, सिंपल है इसमें, और बस चले सॉल्व करते हैं। टैक्स सेम ईयर है, नेक्स्ट ईयर है? सेम ईयर है। अच्छा, अगर किसी साल टैक्स की कैलकुलेशन में लॉस आ गया, पता नहीं सवाल में है कि नहीं, वैसे कह रहा हूं, तो हमने इनफ्लो दिखाना है या कैरी फॉरवर्ड करना है? बाय डिफॉल्ट इनफ्लो दिखाना है, लेकिन इस सवाल ने क्लियरली बता दिया है कि इनफ्लो ही दिखाना है। कैसे? पेएबल के साथ रिफंडेबल का वर्ड भी लिखा हुआ है, तो इसलिए अगर कहीं पर लॉस आया तो उस पर टैक्स इनफ्लो दिखाना है। चले करते हैं सॉल्व। कॉलम कितने? 5 तक, 4 तक, 5 तक। क्वेश्चन 6 ऑटम 22 0 1 2 3 4 5। यूनिट्स ईयर 1 में कितने होंगे? 10,000। उसके बाद 10% कम हो जाएंगे, तो 10,000 इंटू 0.9, 9,000। फिर क्या होगा? फिर 15% कम हो जाएंगे, 0.85, 7650। फिर यही रहेंगे। ये वाली बात शायद हो सकता है किसी को अंग्रेजी में समझ ना आई हो। पॉइंट नंबर 3 में लिखा हुआ है, थर्ड लाइन, एट द एंड ऑफ थर्ड ईयर ओवरहॉलिंग होगी, जिसकी वजह से चौथे और 5वें साल की प्रोडक्शन तीसरे साल जितनी ही होगी। दिस वुड रिजल्ट इन कंटिन्यूएशन ऑफ थर्ड ईयर प्रोडक्शन, यानी जितनी थर्ड ईयर में प्रोडक्शन थी उतनी ही फिर चौथे और 5वें में भी होगी, इसलिए चौथा 5वां भी थर्ड वाला ही। पॉइंट नंबर 3 की अंग्रेजी बता पूछ लें अगर कोई बात नहीं समझ आई तो। पॉइंट 3 की अंग्रेजी में कोई एतराज है जी? ओवरहॉलिंग कोई पार्ट रिप्लेसमेंट हो सकती है, कोई हैवी मेंटेनेंस हो सकती है, अच्छा खासा बड़ा इलाज हो सकता है, सॉफ्टवेयर अपडेट हो सकता है, ये सब ओवरऑलिंग होती है। हाँ जी, प्रोडक्शन ओके। अच्छा, अब ये हैं यूनिट्स, और मिलियन में भी सवाल है, तो ठीक है मिलियन में कर लेते हैं। रुपीज 1000 में भी कर सकते हैं, लेकिन बीच में टोटल अमाउंट अक्सर मिलियन में दी हुई है, तो मिलियन। पहले पैराग्राफ में कोई कैश फ्लो नहीं। पॉइंट नंबर 1 में, पॉइंट 1 ये इररेलेवेंट है, क्योंकि ये ड्यू डिलिजेंस करवा ली थी। बेशक पैसे अभी कुछ दिन बाद देने हैं, लेकिन वो तो देने ही देने हैं। ड्यू डिलिजेंस करवाने का मतलब है ये सारी फिजिबिलिटी मार्केट से बनवाना, तभी तो ये सारा डाटा इकट्ठा हुआ होगा। तो आईजू हैज आउटसोर्स्ड द ड्यू डिलिजेंस, हैज आउटसोर्स्ड कर दी है, और उन्होंने ड्यू डिलिजेंस करके पैसे बेशक हमने परसों देने हैं, लेकिन देने ही देने। तो इस 250 का कुछ भी नहीं करना। पॉइंट नंबर 1 में किसी को तो इतराज होगा? नहीं होगा यार, नहीं है। पॉइंट नंबर 2 मशीन खरीदनी होगी, आखिर में लिख लेंगे जी। दोबारा क्या क्या दोबारा? पॉइंट 1 दोबारा बता दूं। आईजू हैज आउटसोर्स्ड द ड्यू डिलिजेंस ऑफ ग्लेडिएटर। नया प्रोडक्ट है ग्लेडिएटर, और ड्यू डिलिजेंस का मतलब होता है फिजिबिलिटी बनवाना, प्रोडक्ट की वर्थ चेक करना कि मार्केट में डिमांड है भी या नहीं, लॉन्च करना भी चाहिए कि नहीं, फिजिबिलिटी बनवाना, ये ड्यू डिलिजेंस है। तो हमने ये जो सारा डाटा इकट्ठा किया है कि ईयर 1 में इतने यूनिट्स बनेंगे, ईयर 2 में इतने बनेंगे, तो ये उस पार्टी से हमने ड्यू डिलिजेंस करवाई है, हैज आउटसोर्स्ड। अब उसके पैसे बेशक बाद में देने हैं, इज पेएबल शॉर्टली, लेकिन ये पैसे देने ही देने हैं, या हमने प्रोडक्ट लॉन्च किया तो देने हैं, नहीं किया तो नहीं देंगे, देने ही हैं पैसे, तो इसलिए ये रेलेवेंट नहीं है। तो 250 को हम इग्नोर कर देंगे। पॉइंट नंबर 2 मशीन है, आखिर में लिख लेंगे। पॉइंट नंबर 3 यूनिट्स कर लिए, ओवरहॉल है वो भी मशीन वाली लाइन में लिख लेंगे। पॉइंट नंबर 4 सेल प्राइस है और कॉस्ट ऑफ सेल्स है। इन्फ्लेशन सेम है या अलग अलग है? तो हम कंट्रीब्यूशन कर लेते हैं बेशक।
कंट्रीब्यूशन पर यूनिट कितनी है जी? 1600 माइनस 750 कितनी? 850। ये है करंट, और हमने क्योंकि करंट है तो पहले साल से इन्फ्लेशन शुरू कर देनी है, तो एल वाई इंटू 1.08 जी। 918991 5 6 हाँ 5 है 1249। तो टोटल हम इसको यूनिट से मल्टीप्लाई कर लेंगे। सीपीयू हम निकाल चुके हैं और यूनिट्स वो मेन कैश फ्लोज के फेस पे निकाल चुके हैं, तो मल्टीप्लाई करके मिलियन में ही बता दें। 9.18 8.92 8.19 8.84 9.55। अच्छा, एक सवाल होमवर्क कर देंगे या रिजल्ट के बाद ही है? रिजल्ट के बाद। अल्लाह करे जो होमवर्क करे वो पास हो जाए। ये जो फाइल दी हुई आपको सवालों की, उनमें है क्वेश्चन नंबर 11। उस फाइल में क्वेश्चन नंबर 11 ऑटम 19 अटेम्प्ट का सवाल है, लाटे लिमिटेड। उस फाइल में क्वेश्चन नंबर 11 है, ऑटम 19 अटेम्प्ट का सवाल है। पार्ट ए करना है और पार्ट बी के लिए वही 6-7 लाइनें छोड़ लीजिएगा, वो आईआरआर जब पढ़ेंगे तब। इस सवाल का पार्ट ए सॉल्व करिएगा और पार्ट बी के लिए 6-7 लाइनें रख लीजिएगा। करिएगा। 9.18 8.92 8.19 8.84 9.55 0.4 डन। 0.5 फिक्स्ड ऑपरेटिंग कॉस्ट होगी 1 मिलियन और वेरिएबल ऑपरेटिंग कॉस्ट होगी 100 पर यूनिट। अच्छा, वैसे वो भी माइनस कर ही लेते, चलो खैर 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 ये हमने ग्रॉस कंट्रीब्यूशन निकाली, बस ग्रॉस निकालने का मूड था। वेरिएबल ऑपरेटिंग कॉस्ट एल वाई इंटू 1.08 108 116.64 125.97 1 0 136.05 आगे 146.93 और इनको मल्टीप्लाई कर लेते हैं यूनिट से। 1.08 0.96 1.04 12
फिक्स ऑपरेटिंग कॉस्ट 1 मिलियन है, लेकिन इसने भी महंगे होना है, तो एल वाई इंटू 1.08, तो ईयर 1 में तो यही आ गया 1.17, 1.26, 1.36, 1.47। 0.45 डन। .6 आरवी है, 0.7, 0.8, बस टैक्स की कैलकुलेशन 7.02, 6.70, 5.97, 6.03, ये सही नहीं है, 9.6, ये वाला वर्किंग 1 2 मिटा दूं, नेट कैश हो गया 7.02, 6.70, 5.97, 6.44, 6.96 डेप्रीसिएशन। मशीन कितने की होगी 25, ईयर 1 की डेप्रीसिएशन 6.25, बाकी रह जाएगा 18.75, ईयर 2 की डेप्रीसिएशन 4.67, 69, 14.06, ईयर 3 की डेप्रीसिएशन 3.52, 10.54। पॉइंट नंबर 6, दूसरी लाइन, दी मशीन एंड ओवरहॉलिंग कॉस्ट, उनके ऊपर डेप्रिसिएशन अलाउड है, इसका मतलब ओवरहॉलिंग कॉस्ट कैपेक्स होगा। और पॉइंट नंबर 2 कब होना है, पॉइंट नंबर 3 कैपेक्स कब होना है, एट द एंड ऑफ 3rd ईयर। तो 3 साल पूरे हो गए, तो अब कैपेक्स होगा कितना होगा 2.5, लेकिन ऑल फिगर्स रियल हैं, तो 2.5 को 1.08 पावर 3, 3.15, 13.69 है जी। समझ नहीं आई, ये इन्फ्लेट करने में मसला है, या इसमें ऐड क्यों किया ये मसला है, या काले रंग से क्यों निकला ये मसला सारा ही। अच्छा, इन्फ्लेट क्यों किया, क्योंकि सवाल में सारी फिगर्स टुडेज प्राइसेस पे हैं और इन्फ्लेशन रेट सब पे लगना है। ये पॉइंट पता नहीं किसमें लिखा हुआ है, पॉइंट 8 में, इसलिए इसको भी इन्फ्लेट किया। 3 साल क्यों इन्फ्लेट किया, क्योंकि 3 साल गुजरने के बाद कैपेक्स करना है। ऐड क्यों किया,
क्योंकि सवाल में लिखा हुआ है कि मशीन भी और उस पर होने वाली ओवरहॉलिंग भी, उस पर डेप्रिसिएशन अलाउड है, तो मतलब कैपिटल एक्सपेंडिचर है ना ये। हाँ देखें, अगर वो इसके ऊपर भी डेप्रिसिएशन अलाउ करेंगे तो इसका मतलब ये कैपिटल एक्सपेंडिचर है, इसने मशीन की कॉस्ट में कैपिटलाइज होना होगा, तो तीसरे साल जाके ये कैपिटलाइज हो जाएगा। हाँ जी कैपेक्स। अच्छा, वो जो होमवर्क दिया है ना उसमें ओवरहॉलिंग के बारे में कहा नहीं है कैपेक्स से, तो उसमें जो मर्जी अज्यूम कर लें, लेकिन चलो कैपेक्स ही कर लेना, क्योंकि मैंने सोल्यूशन कैपेक्स के हिसाब से बना के दिया हुआ है। हाँ जी, अगर इस सवाल में ये ओवरहॉलिंग के बारे में डेप्रिसिएशन का जिक्र ना करता तो आपकी मर्जी है, आप चाहे उसको कैपेक्स लेते, चाहे तीसरे साल में एक एक्सपेंस ले लेते, दोनों बातें ठीक है। चौथी डेप्रिसिएशन 3.42, 10.27, पांचवी डेप्रिसिएशन 2.57, 7.70, और आरवी होगी इसकी 5 को इन्फ्लेट कर लें, कितने साल, 5 साल, 7.35, तो 0.15 का 0.35 का लॉस होगा। ये अभी जो आपको कुछ 7-8 पॉइंट्स लिखवाए थे ये उसी में से है कि आरवी की अमाउंट दी हुई है, एक इन्फ्लेशन रेट है, सब पे लगना है, तो फिर आरवी पे भी लगना है। पॉइंट नंबर टू, मशीन खरीदने का पैसा हमारे पास कहां से आएगा, हम लोन लेंगे। मैंने आपको शुरू की क्लासेस में कहीं बताया था कि इसकी वजह पता चलेगी आपको पीएफडी पढ़ते हुए, अभी बस इतना याद रख लें कि लोन, इंटरेस्ट, इनको इग्नोर करना है। तो 0.2 के ये लोन और 12% का कुछ भी नहीं करना, इग्नोर कर रहे हैं ना, तो टैक्स के लिए भी क्यों। 0.77, 2.01, 2.45, 02, 4.04। लोन को और इंटरेस्ट को इग्नोर क्यों करना है, इसकी वजह बिल्कुल है, इंशाल्लाह बता दूंगा, बस थोड़ी सी जहमत आपने करनी है, बीएफडी तक पहुंचना है, फिर इंशाल्लाह बता दूंगा। नहीं सीफैप गुलबर्ग में ही होता है। टैक्स रेट कितना है, 6, 9, मशीन, ये वर्किंग फॉर्म में हम सारा कुछ निकाल चुके, 0 पे 25, 3 पे 3.15 और 7.35, ये वर्किंग फॉर्म में सारी फिगर निकालें। ये टेक्स्ट फॉर्मेट आ गया, ये क्या है भाई, 0.23, 0.6, 0.74, 0.91, 1.21, चलिए 25, 79, 6.10, 2.08, 5.53, 0.10।
कॉस्ट ऑफ कैपिटल नहीं दिया हुआ, चले मैं कह रहा हूं 8% पे निकाल ले। 8% क्यों लिखा है, बस एम कह दिया मैंने। जब इसको पूरा करूंगा ना IRR पढ़ा के तो 8% की वजह बताऊंगा। 0.9268। तो एनपीवी बन गई। अच्छा, ये 8% मैंने इन्फ्लेशन वाला नहीं दिया है, ये ऐसी बस मैंने 8% कहा है। जब इसको IRR के लिए पूरा करूंगा तो बताऊंगा जी। कितना पॉजिटिव, और इसके लिए भी आपको ये 6-7 लाइनें छोड़ लें। ये जब IRR पढ़ाऊंगा तो इन छोड़ी हुई जगहों पे वापस आएंगे। ऑटम 19 करके आना यार होमवर्क। चले ठीक है जी, अल्लाह हाफिज।